नमस्कार मित्रों। आज की बातचीत का विषय है किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन इसलिए कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे कई पत्रकार साथी, संपादक जब वहाँ जाते हैं, किस आंदोलन धरना दे रहे किसानों के बीच पहुँचते हैं, तो ऐसे लाखों की तादाद में जो किसान हैं, जो कड़ाके की सर्दी में बैठे हुए हैं, जो ना रहने का ठिकाना है, ना खाने का ठिकाना है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर वो अड़े हुए हैं। और जब हमारे पत्रकार साथी कुछ वहाँ जाते हैं, चैनलों के प्रतिनिधि वहाँ जाते हैं, रिपोर्टर वहाँ जाते हैं, संपादक वहाँ जाते हैं, तो उनको वहाँ से वापस चले जाने को कहा जाता है, वहाँ से उनको भगा दिया जाता है, वहाँ से उनको कहा जाता है कि कृपया आप यहाँ से दफ़ा हो जाएं। ये एक बहुत देखने में बड़ी आसान सी बात लगती है, लेकिन इसके अर्थ बहुत गंभीर है। एक ज़माना था जब हम लोगों को, हमने देखा है, वो जब दौर भी देखा है कि जब आम आदमी का काम नहीं होता था, आम आदमी परेशान होता था, आम आदमी की कहीं सुनी नहीं जाती थी, तो वो सीधे अखबारों के पास आता था, समाचार पत्रों के पास आता था। यहाँ तक कि संपादक के नाम पत्र वो अगर लिख देता था तो हड़कंप मच जाता था। तो अखबारों को आम आवाम की आवाज़ उठाने वाला एक बहुत बड़ा माध्यम या ज़रिया माना जाता था। लेकिन अगर पत्रकारिता को ही से आम आवाम इस तरह से दूर हो जाए, आंदोलनकारी किसान दूर होने लग जाएं, 70% इस देश में किसान हैं, तो यानी यह कहा जा सकता है कि आज की जो मौजूदा पीढ़ी है, हम कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज या हम या हमारे पिता या भाई या रिश्तेदार नातेदार किसानी से, खेती से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और इस तरह से एक किसान ही सच्चा भारतीय है, मेरी नज़र में कम से कम। तो जब ऐसे लोग पत्रकारों को नकार दें, पत्रकारों के अस्तित्व पर सवाल उठाएं, उनकी साख पर सवाल उठाएं, तो समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। क्या लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहने का हक हमें आमतौर पर कहा जाता है कि हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं, क्या ये अधिकार हमें है? शायद नहीं रह गया। मैं व्हाट्सएप पर कुछ बातचीत आज एक अपने मित्र से कर रहा था और किसान आंदोलन पर बात हो रही थी। जब मैं उनको तर्क दिए, तो जब आखिर में जब वो निरुत्तर होने लगे, तो उन्होंने कहा कि आप तो विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। विपक्ष की भाषा यानी किसानों के समर्थन की बात करना, किसानों की मांगों पर बात करना विपक्ष की बात करना हो जाती है। ये हमारे ही एक बौद्धिक समाज के प्रतिनिधि की राय है। समझ में नहीं आता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। भारत के महान संपादक राजेंद्र माथुर अपने ज़माने में कहा करते थे, अपने भाषणों में कहा करते थे, लिखा भी है उन्होंने कि 100% निष्पक्षता नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसलिए जब पत्रकार और संपादक इस धर्म संकट से गुजरें कि वो किसका साथ दें, क्योंकि वो अब निष्पक्ष रहने का धर्म नहीं निभा पा रहे हैं, तो स्वर्गीय राजेंद्र माथुर ये कहते थे कि ऐसी सूरत में सरकार को छोड़कर पत्रकार और संपादक को आवाम का साथ देना चाहिए, क्योंकि आवाम गलत नहीं होती अगर वो बड़े पैमाने पर है। 1977 में हमने देखा था, वह एक आवाम ही थी जिसने पूरी सरकार को बदल दिया था और जनता पार्टी को सत्ता में लाया था। तो कहने का अर्थ यह है कि ऐसे अवसर पर पत्रकारों और संपादकों के लिए कोई धर्म संकट की स्थिति नहीं है। उन्हें सीधे सीधे आवाम के साथ जाना चाहिए, किसानों के साथ जाना चाहिए। मैंने आज तक किसी चैनल पे किसानों की मांगों पर गंभीर चर्चा मंथन नहीं होते देखा। जिस 3 कृषि जो कानून बने हैं, उनकी बारीकियों पर, उनके पेंच पर कभी कोई गंभीर चर्चा उस तरह से नहीं देखी। हो सकता है मैं ना देख पाया हूँ, नहीं हुई हो, लेकिन कम से कम एक औसत रिप्रेजेंटेटिव पत्रकार, एक भारत के चैनलों का, अखबारों का, उस संपादक को जिस तरह से चर्चा गंभीरता से करनी चाहिए थी, कम से कम वो तो नज़र नहीं आई है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ये स्थिति विकट है। इसलिए विकट है क्योंकि किसान को आप दरकिनार नहीं कर सकते। भारत का किसान जब गुस्से में आता है, तो हमने अतीत में देखा है कि फिर उसको समझाना मुश्किल होता है, बहलाना फुसलाना बहुत हो गया। 1947 में देश की आबादी 18% थी, यानी एक तरह से पूरा देश निरक्षर था। और तब किसान को कोई सत्तारूढ़ पार्टी, हुकूमत बरगला सकती थी, फुसला सकती थी। लेकिन 2020 के हिंदुस्तान में किसी किसान को बेवकूफ़ बनाना, बुद्धू बनाना आसान नहीं है। आज का किसान संचार माध्यमों के जरिए सब कुछ जानता है, समझता है, और इसलिए पर्दे के पीछे की हकीकत भी उसके सामने उजागर होती है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। आज़ादी से पहले की बात है।
जब अंग्रेज़ी हुकूमत बहुत ही रौद्र रूप अपना दिखा रही थी, तो कोयम्बटूर ज़िले के कलेक्टर के पास कुछ किसान उस समय गए और कलेक्टर ने पूछा कि आप लोग कपास क्यों उगाते हैं, गेहूं क्यों नहीं उगाते, जब आप भूखे रहते हैं, आप कहते हैं कि हम लोग पेट नहीं भर पा रहे हैं। तो किसानों ने एक ऐसा दर्दनाक उत्तर दिया जो मैं आपको सिहरन पैदा करने के लिए काफ़ी होगा। किसानों ने कहा कि अगर हम गेहूं उगाते तो ये बात सही है कि हमारा पेट भर जाता, लेकिन हम आपका लगान नहीं दे पाते। हम कपास उगाते हैं तो जो पैसा आता है आधे में हम गेहूं खरीद लेते हैं, आधा पेट रहकर कम से कम आपका लगान तो चुका सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से बंदिशों में जकड़ा हुआ था किसान, उस ज़माने में किसान किस तरह से जकड़ा हुआ था। तो अब किसान और इसीलिए उस दौर में किसानों के, मुझे एक नज़्म याद आती है, ग़ुलामी के दिनों में लिखी गई थी, और उस समय भी किसानों की दुर्दशा थी। अफसोस कि हम बीते 70-75 सालों में हम बहुत कुछ आगे नहीं बढ़ पाए हैं। वो नज़्म लिखी गई थी, वो कुछ इस तरह से थी कि ए फ़र्ज से बेगानी दुनिया में अपने फ़र्ज़ के दीवाने, ए काम पे जा देने वाले आराम व सुकून से बेगाने, आराम व सुकून से बेगाने, देहात में रहकर शहरों के गुलजार को महकाने वाले, हर एक को नेमत दे देकर खुद नाने जवी खाने वाले, ज्वार जवी ज्वार, देहात में रहकर शहरों के गुलजार को महकाने वाले, हर एक को नेमत दे देकर खुद नाने जवी खाने वाले, ये फल है तेरी कमाई का, रौनक है जो इन बाजारों में, है तेरी जिनसे वफा पिन्हा अजनास के इन अंबारों में। ये फल है तेरी कमाई का, रौनक है जो बाजारों में, है तेरी जिनसे वफा पिन्हा अजनास के इन अंबारों में। सुल्तान भी है दस्त निगर तेरा, दरवेश भी है मोहताज तेरा, अफसोस तो ये है कि कोई भी ममनून नहीं है आज तेरा। मेहनत से तेरी इशरत रहती है, रक्सा इशरत गाहों में, रातें तेरी कटती हैं मगर कुछ नालों में कुछ आहों में, नालों में यानी रोते हुए, रातें तेरी कटती हैं मगर कुछ नालों में कुछ आहों में, सूरज के निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाने वाले, और रात को छाँव में तारों की ए लौट के घर आने वाले, अब ख्वाबे गिरां से जाग, अब ख्वाबे गिरां से जाग कि हैं तेरे भी दिन फिरने वाले, रंगीन जो तेरे खून से हुए अब हैं वो महल गिरने वाले। तो भारत की आज़ादी के बाद किसानों का ये आंदोलन, उम्मीद करता हूँ कि सत्ता को चेतावनी देने वाला एक ऐसा निर्णायक आंदोलन साबित होगा, जिसके बाद कोई भी पार्टी सत्ता में रहे, कोई भी हुकूमत किसी भी दल की हो, किसी भी राज्य में हो, वो किसानों की उपेक्षा नहीं कर पाएगी। ये भरोसा करते हुए मैं आज की बात समाप्त करता हूँ।